अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम 4 बहन भाई थे। बाजी सायरा के बाद 2 भाई पैदा हुए, लेकिन दोनों ही एक पुरअसरार बीमारी से फौत हो गए। घर में बाजी सायरा और मैं रह गए। जब बाजी 16 बरस की हुई, वाले साहब ने उनका निकाह अपने भाई के बेटे कामिल से करा दिया। रुखसती साल बाद होना थी। बदकिस्मती से मौत ने वाले साहब को मोहलत न दी और वो इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। वाले साहब की वफात के 3 माह बाद अम्मी ने बेटी को रुखसत कर दिया। इस फर्ज से सुबकदोश होने के बाद अम्मी ने सुख का सांस लिया। जमाना मगर कब किसी को सुख का सांस लेने देता है। तभी रिश्तेदार उनके पीछे पड़ गए कि तुम्हारा इस उम्र में बेटी को लेकर अकेले रहना दुरुस्त नहीं। 30 साल की उम्र में बेवगी का तोहफा मिल गया। तमाम उम्र तन्हा क्यों कर गुजारोगी? बेहतर है निकाह सानी करके माँ बेटी किसी नेक इंसान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लो। वालिदा इनकार करती रहीं और रिश्तेदारों को टालती रहीं, मगर अम्मी के मामू ने उनको इस कदर मजबूर किया कि बिलाखिर उनको मानते ही बनी। उन्हीं मामू ने अपने बेटे से मेरी वालिदा का निकाह कर दिया। बताती चलूं कि एहसन साहब की पहली बीवी अरसा हुआ वफात पा चुकी थी। उनका एक ही बेटा था जिसको पढ़ने की खातिर उन्होंने बैरून मुल्क भेजा हुआ था। उनका घर तो काफ़ी बड़ा, लेकिन दिल छोटा था। घर में मैं और अम्मी थे। उन्होंने अम्मी को तो कबूल कर लिया, मगर मुझे नहीं। अम्मी पुख्ता ज़हन खातून थीं। एहसन साहब का उजड़ा हुआ घर बस गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अचानक बड़ी तब्दीली आ गई थी। दिल में मेरे वालिद मरहूम की यादें बसी हुई थीं और मैं किसी और शख्स को अब्बा जान कह रही थी। कुछ दिन तो एहसन साहब का रवैया ठीक रहा, फिर मुझे एहसास हो गया कि मैं उनकी नज़रों में खटक रही हूँ। वो मुझे बात बात पर झिड़कते थे। मेरा कोई फेल, बोलना, खाना उन्हें नहीं भाता था। रफ्ता रफ्ता ये शख्स किसी बला की तरह मेरे पीछे पड़ गया। अम्मी जान ने भी महसूस कर लिया कि हालात संगीन होते जा रहे हैं। तभी उन्होंने सायरा बाजी से कहा कि तुम माहिरा को अपने पास रख लो। ये बड़ी हो रही है और सौतेले बाप की नज़रों में है। ऐसा ना हो किसी दिन उसकी नफ़रत मेरे लिए आज़ार बन जाए। ये बच्ची उनके सामने बोल पड़े और बाप बेटी का रिश्ता नाफरमानी की नज़र हो जाए। सारा मुझे घर ले गई। उनके ससुर मेरे सगे चचा थे और बाप के बाद ये एक ऐसा घर था जहां मैं सहूलत के साथ रह सकती थी। मैं भी बाजी के घर आकर खुश हो गई। वालिदा जब चाहती बाजी के घर आकर मुझसे मिल जाती। यहाँ आकर मेरी तन्हाई भी दूर हो गई। मोहल्ले की लड़कियां सायरा बाजी से सिलाई सीखने आती थीं। मैं उनसे घुल मिलकर बहुत खुश रहने लगी। वक्त दबे पांव सरकता गया, यहाँ तक कि मैं 16 बरस की हो गई। ये ख्वाबों की सुहानी उम्र थी और मुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। बाजी के सास ससुर यानी मेरे चचा और चची, जो पहले सायरा बाजी के साथ रहते थे, अब बराबर वाले घर में सकूनत पजीर हो गए। दीवार के बीच खिड़की थी। मैं जब चाहती चची के पास चली जाती, जब मुझसे मोहब्बत से पेश आती। चची जान मुझको शुरू से पसंद करती थीं। वो अपने छोटे बेटे कैसर के साथ मेरी शादी करने का इरादा रखती थीं। कैसर भी मेरा ख्याल रखता। वो मेरे लिए हार, बुंदे और ऐसे ही छोटे मोटे तोहफे लाता और मेरी बाजी को देकर कहता कि आप ये माहिरा को दें, शायद वो मेरे हाथ से ना ले। उसकी तवज्जो में मैं इतना तो जान चुकी थी कि वो मुझको पसंद करता है और अपनी माँ के इस इरादे से वाकिफ़ है कि मैं ही मुस्तकबिल में उसकी शरीके हयात बनूं। ताहम कभी उसने मुझसे ज़ुबानी इस बात का तज़किरा नहीं किया था। मेरी वालिदा की भी यही ख्वाहिश थी कि हम बहनें एक घर की बहुएं बने और मैं गैरों में जाने से बच जाऊं। वो बार बार बाजी से इस बात का इजहार करती और बाजी जवाब देती, अम्मी मुझ पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह मैं माहिरा को अपने देवर की दुल्हन बनाकर रहूंगी। जब कैसर हमारे घर आता और बाजी काम में मसरूफ़ होती, वो मुझसे बातें करने लगता। मेरी बहन को उसकी बात की परवाह न थी कि वो मुझसे क्या बातें करता है। एक दिन बाजी अपनी सास के हमरा मोहल्ले में किसी की शादी में शिरकत करने गई हुई थी और घर में कोई नहीं था कि कैसर आ गया। कहने लगा, आज कोई नहीं है और ये मौका है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में है, आज मुझे सच सच कह दो। क्या खबर दोबारा ये बात कहने का मौका मिले ना मिले। कैसर, बेशक तुम मेरे चचा के बेटे हो, मगर मेरी बहन के देवर भी हो। इस रिश्ते के लिए तुमको पहले बाजी से बात करना होगी। वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, उनसे तो बात होगी ही, मगर तुम क्या कहती हो? बाजी राजी हो जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कुछ झिझकते हुए, कुछ शर्माते हुए अपना इंदिया दे दिया। ये बात सुनकर उसका दिल खुशी से लबरेज हो गया। मैं तो न जाने कब से ये बात सुनने को बेताब था। उसने जवाब दिया,
तुम्हारी बाजी को एतमाद में लेना मेरा काम है और मुझे यकीन है कि वो मेरी मुखालफत नहीं करेंगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और सायरा बाजी की आवाज़ सुनाई दी। तभी कैसर जल्दी से खिड़की के रास्ते अपने घर चला गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बाजी, कामिल भाई और उनकी वालिदा खड़े थे। कामिल भाई और चची कमरे में चले गए तो बाजी मेरे पास आई और सवाल किया कि क्या हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया था। मैंने झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उनको बता दिया कि हाँ, कैसर आए थे। तभी बाजी ने रुमाल मुझे दिखाकर कहा, यह बाहर चारपाई पर पड़ा था और मैं पहचानती हूँ कि यह कैसर का रुमाल है, इसी वजह से तुमसे पूछा। अच्छा हुआ कि तुमने झूठ नहीं बोला, शायद जल्दी में वो उसे यहाँ भूल गया है। अच्छा, वो क्या कहने आया था? हमारी गैर मौजूदगी में उसका आना किसी मकसद से ही होगा। जी बाजी, वो मुझसे शादी करना चाहता है और यही पूछने आया था कि मेरी इस बात में रजा है कि नहीं। चलो ठीक है, और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो कहने लगी, परेशान मत होना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं खुद अम्मी जान से बात कर लूँगी। बाजी की इन बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। हम और ज़्यादा कुर्बत से मिलने लगे। कैसर बाजी की बहुत इज्जत करता था। हम दोनों सुकून से थे और अपनी मंजिल सामने नजर आ रही थी। उन्हीं दिनों उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब उसको गांव से शहर जाना पड़ता था। शहर हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर था। उन्हीं दिनों कैसर भाई के एक कज़न आए, उनका नाम फाइज था। यह लड़का तालीम हासिल करने की खातिर आया था। उसका गांव हमारे गांव से आगे था। यह हमारी चची का भांजा था, सो उसकी जिम्मेदारी उनकी बहन ने हमारी चची पर डाल दी थी। कहलवा भेजा था कि ये अब तुम्हारे बेटे कैसर के साथ पढ़ेगा, इसका भी ओकाड़ा के कॉलेज में दाखिला करवा दो ताकि दोनों साथ कॉलेज आ जा सकें। फाइज के आने से कैसर खुश हो गया क्योंकि उसको एक दोस्त मुयस्सर आ गया था। उसने फाइज को अपना राजदां बना लिया। वो मेरी तारीफें करते ना थकता था। फाइज जब बोर होकर मौजू बदलता तो कैसर बातों बातों में फिर मेरा ही जिक्र कर देता था। कैसर बस के जरिए सफ़र तय करता था। शहर में हमारे छोटे चचा रहते थे। कॉलेज उनके घर के पास था। उन्होंने कैसर से कहा, तुम यहाँ शहर में मेरे पास ठहर जाओ क्योंकि यहाँ से कॉलेज नज़दीक है, तुम्हें आने जाने में आसानी रहेगी। छुट्टी वाले दिन घर चले जाया करना। मगर वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। वो एक खुददार और दूरअंदेश नौजवान था। उसने बहाना कर दिया कि मेरा रोज़ घर जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं घर जाकर वालदैन का हाथ बटाना चाहता हूँ। बात यह भी थी कि वो मेरी खातिर रोज़ गांव में वापस आना जाना चाहता था, लेकिन वो ये मामला किसी और पर जाहिर नहीं करना चाह रहा था। अक्सर फाइज कैसर को कहा करता कि औरत ज़ात पर इतना भरोसा मत करो, वो इरादे की कच्ची हो तो एक दिन धोखा भी दे सकती है। और जवाब में कैसर उसे कहता कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन माहिरा मुझको धोखा नहीं दे सकती। ऐसा करना तो दूर की बात, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये बात कैसर की तब ठीक थी कि मैंने उसका साथ निभाने का अहद किया था। उसे कहा था कि तुम्हारे साथ उम्र भर रहूंगी, तुम्हारे साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। फाइज मेरी बाजी को भाभी कहता था। उनके शौहर का खालाजाद था, सो हमारे घर आता जाता था। मुझको बेर और गन्ने पसंद थे। वो ये दोनों चीज़ें लाता और मेरी बहन को देकर कहता, जिसको पसंद हो उनको दे दें। उन्हीं दिनों कॉलेज जाते हुए बस का हादसा हो गया। फाइज को मामूली चोटें आईं, लेकिन कैसर दोनों टांगों से माजूर हो गया। कैसर की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका मुस्तकबिल अंधेरों में डूब गया। ताहम यही खुदा की मर्जी थी, कोई क्या कर सकता था। कैसर का कॉलेज जाना ख़त्म हो गया। इस दुख में फाइज बराबर का शरीक था। मेरे बाद सबसे ज़्यादा सदमा उसी को हुआ। माँ बाप को तो था ही, उनके दुख की तो इंतहा ना थी कि उनका जवां साल बेटा व्हील चेयर पर आ गया था। जब कैसर का दिल मुझसे बात करने को चाहता, वो फाइज को कहता कि मेरी व्हील चेयर को भाई साहब के घर ले चलो, मुझे माहिरा से बात करना है। फाइज ने कुछ दिन तो खुश दिली से इस फ़र्ज़ को अंजाम दिया, फिर वो इस मुशक्क़त से कतराने लगा। पहले कैसर रोज़ाना हमारे घर आता था, अब तीसरे चौथे दिन आ पाता क्योंकि फाइज पढ़ने का बहाना बनाता और कभी दोस्तों से मिलने बाहर निकल जाता। मैं हर रोज़ चची के घर कैसर से मिलने नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ चचा थे और मुझे चचा से हिजाब आता था। रफ्ता रफ्ता मेरा दिल कैसर से खींचने लगा। अब पता चला कि वो वक्ती जज्बा था, क्योंकि जब अम्मी और बाजी मिल बैठकर मेरे बारे मायूस कुन बातें करती तो रोना आने लगता। वो कहती थी कि माहिरा भला अब कैसर से क्या पल पा सकेगी,
वो बेचारा तो माजूर हो गया है, वो कैसे अज़दवाजी जिंदगी बसर कर सकता है। वो ऐसी बातें करके मुस्तकबिल के अंदेशों से डराने लगी। गोया उन्होंने मेरे जहन में कैसर की मोहब्बत को दूर करने की खातिर जहर घोलना शुरू कर दिया था। उनकी तवज्जो का मरकज अब फाइज हो गया था। खास तौर पर मेरी बाजी को उसमें बेशुमार खूबियां नजर आने लगी थी। वो कहती, अगर कैसर अपना है तो फाइज भी गैर नहीं है, ये भी तो अपने ही घर का लड़का है। हमने कैसर से माहिरा की शादी करके उसे खुदकुशी तो नहीं करवानी। जब लड़का ही इस लायक नहीं तो जानबूझकर हम अपनी बेटी को कुएं में धक्का नहीं दे सकते। ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा ज़हन खौलने लगता। समझ नहीं आता था क्या करूं। कभी सोचती मेरी वालिदा और मेरी बहन दुश्मन नहीं है, वो मेरे भले का ही सोच रही हैं, और कभी कैसर का मजबूर और मासूम चेहरा नज़रों में फिरने लगता था जो मेरा सहारा चाहता था। कैसर अब भी मेरी बात को हुक्म का दर्जा देता था। अगर मैं कह देती कि कल ज़रूर आना, वो अपनी माँ से इल्तजा करता कि मुझे आप भाई साहब के घर ले चलिए। इन सब बातों को जानकर भी खुदा जाने मुझे क्या होता जा रहा था। मैं क्यों इतनी खुदगर्ज होती जा रही थी कि अब कैसर की बातें मेरे दिल को ना लुभाती थीं। मुझको उसके आने की ऐसी खुशी ना होती जैसे पहले हुआ करती थी। उसके बरक्स अब मुझे फायज का आना अच्छा लगता। उससे बातें करके दिल खुश होता, और बाजी भी पहले की तरह बिल्कुल वैसे ही मेरा साथ दे रही थी जैसा कैसर के मामले में दिया करती थी। कामिल भाई तो सुबह ही ड्यूटी पर चले जाते और रात गए लौटते। बाजी अक्सर वक्त किचन में होती। ऐसे में फायज आ जाता। वो घंटों मेरे पास बैठा बातें करता और बाजी को एहसास तक ना होता कि उनकी सास का भांजा बैठा हुआ है। जबकि कैसर की और बात थी, वो तो उनका देवर था। बाजी का घर भी उसी के वालिद का घर था, जबकि फाइज दूर का रिश्तेदार था। मैं जानती थी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। बाजी अपने मकसद में कामयाब हो गई। उन्होंने अपनी बातों से मेरे दिल में कैसर से दूरी और फाइज से कुर्बत जानबूझकर पैदा कर दी, और मैंने अब फाइज के साथ आइंदा जिंदगी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसर को अभी तक हमारी नीयतों का इल्म न था। वो अब भी हमें अपना मुखलिस और गमखार ही समझता था। वो मुझ पर और बाजी पर ख़ास तौर पर भरोसा किए हुए था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, लेकिन अब मैं पहले वाली माहिरा ना रही थी। अब मैं कैसर के आने से ना तो मुस्कुराती थी और ना अपनायत से बात करती थी, बल्कि सपाट चेहरा लिए अपने कमरे में चली जाती, और जब फाइज आ जाता तो उसके साथ वालेहाना बातें करने लगती। उसकी हर बात को अहमियत देती थी। आखिरकार कैसर ने इस बात को महसूस कर लिया। उसने कई बार मुझसे बेरुखी की वजह पूछी। मैंने कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता मैंने उसके सामने ही फाइज से खुश होकर बातें शुरू कर दी तो उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा। यहाँ तक कि उसको यकीन होने लगा कि मैं अब उसकी बजाय फाइज में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। एक दिन मौका पाकर उसने कहा, माहिरा, क्या ये सच है कि तुम मुझे रद्द कर चुकी हो और तुम्हारे ख्यालात मेरी माजूरी की वजह से बदल चुके हैं? और मैंने बेरहम बनकर कह दिया, हाँ कैसर, ये सच है कि मेरे ख्यालात बदल गए हैं, क्योंकि मैं एक माजूर की लाठी बनने की बजाय अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और ये मेरा नहीं बल्कि मेरी वालिदा और मेरी बहन का फैसला है। तुम बराए मेहरबानी फाइज के सामने मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, उसको ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद कैसर नहीं आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये सख्त बात इसलिए कही कि आखिर मुझे एक दिन फैसला तो करना ही था, और ये फैसला कैसर को भी बताना था। कोई मुझे बेरहम कहे या कि इंसानियत से गिरा हुआ, मगर यह हकीकत थी कि मैं तमाम उम्र एक माजूर आदमी के साथ नहीं गुजार सकती थी, और हकीकतें बेरहम ही होती हैं। बहरहाल इस बात का कैसर के दिल पर गहरा असर हुआ। उसने घर से बाहर आना छोड़ दिया। वो अपने कमरे में रहता था। उसने सिगरेट नोशी को अपना शुआर बना लिया। शेव बढ़ गई। कई दिनों तक कपड़े बदलने से गुरेज करने लगा। उसने अपना हाल दरवेशों का सा बना लिया। फाइज उसको समझाता था कि प्यारे, ये वो दुनिया है जिसके बारे में तुमको कहा करता था कि इसका एतबार नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी बात नहीं हो रही। तुम कहो तो मैं माहिरा को धुतकार दूं और यहाँ से चला जाऊं। अगर माहिरा तुम्हारे साथ खुश है तो ऐसा मत करना, बल्कि तुम ही उसका हाथ थाम लो, क्योंकि उसे किसी न किसी का हाथ तो थामना ही है। फिर तुम ही क्यों नहीं? मेरे बारे में मत सोचो। मेरे लिए सोचने को मेरे वालिदैन काफ़ी हैं। मैंने पहले ही कहा था
कि माहिरा पर इतना एतमाद मत करो, कल यही एतबार तुम्हारी जिंदगी का रोग बन जाएगा। फाइज ने बात को दोहराया। अब जो होना था हो गया, मैंने उसे दिल से निकाल दिया है। वो बेवफा लड़की है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। ताहम मैं उसे जिंदगी की राहों पर फलता फूलता और खुशो खुरम देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो ठंडी आह भरकर खामोश हो जाता। वालदैन से उसकी ये हालत देखी न गई। जाहिर है वालदैन अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकते। उन्होंने फैसला किया कि मेरी वालिदा से कैसर के लिए मेरा हाथ मांग लेते हैं और बगैर झिझकते बेटे की मोहब्बत में सरशार वो अम्मी के पास रिश्ते के लिए चले आए। अम्मी ने बारी से राब्ता किया। बरमला इनकार की जुर्रत उनमें भी न थी, लिहाजा उन्होंने मेरे कहने पर यह शर्त रख दी कि मेरी बहन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर माहिरा के नाम एक मकान शहर में ख़रीद कर लिख दें, क्योंकि कैसर माजूर है, तभी हमें लड़की का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। बाजी का ख्याल था कि चचा और चची के पास इतने पैसे नहीं हैं, लिहाजा वो रिश्ते के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद चचा और चची दोबारा अम्मी के पास गए और कहा कि हमने शहर में 10 मरले का नया मकान ख़रीद लिया है, हम माहिरा के नाम वो मकान लिख देते हैं, आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें। जब उन्होंने ये बात की मैं सुन्न होकर रह गई। मैंने वालिदा को बाजी के पास बुलवाया और कहा कि मुझे इस रिश्ते से इनकार है। आप क्यों मुझे एक माजूर के पल्ले बांधकर खुदकुशी पर मजबूर कर रही हैं? उनको मकान वापस कर दें। मुझे कैसर से नहीं बल्कि फाइज से शादी करनी है। मेरे लहजे की सख्ती को महसूस करते हुए अम्मी ने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया और मुझे बाजी के घर से अपने घर ले आई। मेरे सोतेले वालिद को समझा बुझाकर फाइज के घर रवाना कर दिया। यूं मेरी शादी फाइज से हो गई। यकीनन कैसर पर तो बिजली गिरी ही, मगर हमारी शादी कामयाब हो गई। हम अरसा तक खुशो खुरम रहे। ताहम फाइज को जब जब अपने कज़न की मजबूरी का ख्याल आता वो रंजीदा ज़रूर हो जाता और कभी मुझसे उलझ भी पड़ता कि तुमने पहले कैसर से मोहब्बत की, निभा के वादे किए, फिर अपना फ़ायदा देख मोहब्बत को पसे पोस्ट डाल दिया। मैं तो मर्द था और मैंने किसी से धोखा कभी नहीं किया, मगर तुम औरत ज़ात थी इसलिए धोखा किया। तुम औरतों का कोई एतबार नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी अपनी मोहब्बत का रुख तब्दील न करता। मैं शर्मिंदा होती, मगर फाइज से यही कहती कि वो माजी था, गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या हासिल। कैसर भी तो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी शादी के बाद वो सिर्फ 6 बरस जी पाया। शायद उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। फाइज को ही नहीं मुझे भी कैसर का दुख है। आज भी उसे याद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। आप बताएं, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।